नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास में सिंगापुर के लिए वर्क परमिट की काफ़ी वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए कॉस्ट में काफ़ी कमी हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कॉस्ट लगभग 50% जैसी होने वाली है और ऑलमोस्ट हो चुकी है, राइट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए और हमारे पास में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से सेक्टर में वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। मैं हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें से कौन कौन सी प्रोफाइल्स कवर होती हैं वो मैं शेयर करता हूं। मैं कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर प्रोफाइल हो सकती है, सिविल हेल्पर हो सकती है, मैकेनिकल हेल्पर हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की प्रोफाइल हो सकती है, फिटर की प्रोफाइल हो सकती है, फैब्रिकेटर की प्रोफाइल हो सकती है, कारपेंटर की प्रोफाइल हो सकती है, प्लम्बर की प्रोफाइल हो सकती है। जो काम मीन्स कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रेड वाले लोग की आवश्यकता होती है वो सारी प्रोफाइल्स में होती है। क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है लेकिन वैकेंसी सभी की है, क्योंकि अभी सभी को पता है कि इस टाइम पर दुनिया के सब देश धीरे धीरे करके इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से अब बाहर निकल रहे हैं। तो जो बाहर निकल रहे हैं इट मीन्स कि अभी इस टाइम पर वो उनके पास में सभी जगह एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। वैकेंसीज हैं राइट नाउ, ट्रेड हो जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से वैकेंसीज है। और जो भी इंडस्ट्री होती है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो जो वैकेंसीज होती हैं एक्चुअली वो सारी वैकेंसीज अभी हैं। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में आपको एक्चुअली रेंज दूंगा, वो रेंज के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 550 सिंगापुर डॉलर से लेकर 700 सिंगापुर डॉलर के बीच में बेसिक सैलरी मिलेगी। अब ये बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है वो उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पर रहेगा। और अगर टेक्निकल ट्रेड वाला बंदा है तो उसके सर्टिफिकेट्स जब लगाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू उसने क्रैक किया अच्छे से, तो उसकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। अदरवाइज बेसिक सैलरी 550 होती है। कभी कभी रेयर केस में अगर कैंडिडेट की क्वालिटी कम होती है और कंपनी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कैंडिडेट को भी जानना है और प्रोफाइल मीन्स कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, कंपनी अच्छी है, तो कभी कभी 500 भी हो सकती है सैलरी, 500 सिंगापुर डॉलर। लेकिन जनरली 550 एक ऑन एवरेज होती है। 550, 600, 650, 700 सिंगापुर डॉलर बेसिक 8 घंटे की सैलरी का होता है। लेकिन अगर यही बात करते हैं कि ये सैलरी मीन्स अगर ओवर टाइम मिला के देखें तो कुछ कंपनियां 2 घंटे का ओवर टाइम देती हैं, कुछ कंपनियां 4 घंटे का ओवर टाइम देती हैं। ओवर टाइम में ये सैलरी लगभग 800, 900, 1000 जैसी हो जाती है। मतलब ये मान लीजिए कि इंडियन रुपये में बेसिक सैलरी लगभग 30,000 रुपये के लगभग है और ओवर टाइम मिला के 40, 45, 50, 55 तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कैंडिडेट कितनी मेहनत करता है और कंपनी उसको कितना ओवर टाइम देती है। दोनों चीज़ें मिस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट में जो रिक्वायरमेंट्स है इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। वेयरहाउस के अंदर भी कुछ वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है जो एज अ लाइक फैक्ट्री वर्कर होते हैं, बट वर्कर होते हैं वर्क परमिट पे ही काम करते हैं। तो वो जो फैक्ट्री वर्कर होंगे जनरल वर्कर में उनकी भी वैकेंसी होती है, उसमें भी सैलरी ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है, 550, 600, 650, 700। अब उसमें कुछ अगर स्किल्ड हों और ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल हो, कंपनी को अच्छा लगता है तो सैलरी बढ़ भी सकती है। क्योंकि सिंगापुर में एक चीज़ है, सिंगापुर में मिनिमम वेजेस नहीं होता है। जैसी डील हो जाए, कंपनी जैसा किसी को मिस ऑफर देती है और बंदा एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफर हो जाता है। सिंगापुर में सैलरी एक्चुअली $18 पर डे का होता है या $20 होता है या $22 होता है, कभी कभी $26 भी होता है। मीन्स ये डिपेंड करता है कि कंपनी उनको कितना ऑफर कर रही है, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बंदे ने अगर एक्सेप्ट किया, कंपनी ने ऑफर दिया आपको 16 देंगे तो कभी कभी 16 पे भी काम हो जाता है। लेकिन जनरली ऑन एवरेज देखा जाए तो 18 से 20 के बीच में सैलरी जरूर मिलती है वर्कर की। ट्रेड वालों की सैलरी होती है $20, $22, $24, ऐसी करके उनकी सैलरी मिलती है पर डे के हिसाब से। सो दोस्तों, सैलरी का डिस्कशन है, सैलरी का कैलकुलेशन है, सैलरी का एलोकेशन है, वो सब डिपेंड करता है जब डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं कंपनी के ऊपर। सब कुछ कंपनी डिसाइड करती है सैलरी कितनी हो सकती है और ऑब्वियसली कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स भी मैटर करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने लाइक पोटेंशियल हैं जिसकी वजह से सैलरी उनको मिल सके। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मरीन एंड शिपयार्ड में। उसमें भी हमें मिस ऑब्वियसली काफ़ी प्रोफाइल्स है, मैकेनिकल हेल्पर है, इलेक्ट्रिकल हेल्पर है और इसके अलावा जो जनरल वर्कर वाला काम रहेगा, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मिस एक प्रकार से कोई भी कैंडिडेट जनरल वर्कर के लिए प्लान करे तो सिंगापुर इज़ द बेस्ट राइट नाउ। मैं सिंगापुर इज़ द बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अगर देखा जाए कॉस्ट वैसे भी काफ़ी कम हो गया। अगर मैं बात करूँ, लोग कुछ देशों में जाते हैं जैसे रशिया जाते हैं
या मालदीव्स जाते हैं, या सर्बिया जाते हैं, रोमानिया जाते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं और स्कोप की बात करूं, तो उन सबको अगर मिला जुला के देखेंगे ना तो सिंगापुर आपको बेस्ट लगेगा। बेस्ट इसलिए लगेगा क्योंकि सिंगापुर में अभी शुरू में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली सिंगापुर आपके लिए एक लॉन्ग टाइम डेस्टिनेशन हो सकता है, जहाँ पर आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं और आपके हुनर की वजह से अच्छी सैलरी ले सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई भी कैंडिडेट मेहनत करेगा तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को कोई भी कंपनी कभी निकालती नहीं है और उसको हमेशा ग्रो करके उसको सैलरी अच्छी देती है। सिंगापुर ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में पार्किंग प्लेस जैसा हो कि वहाँ पर किसी कैंडिडेट को बुलाया, अगले साल फिर पूरा मैन पावर चेंज किया, बिल्कुल नहीं। गल्फ कंट्री में ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी 2 साल के लिए बंदे को रखती है, फिर निकाल देती है सबको, फिर अगेन फ्रेश हायरिंग करती है। लेकिन सिंगापुर में ऐसा रेशियो बहुत कम है। सिंगापुर में आप अच्छा करो, आपको ग्रो मिलेगा और आपको तरक्की भी मिलेगी, पोजीशन में भी और सैलरी में भी। सो जो लोग मेहनती हैं उनको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और सिंगापुर में ऑब्वियसली पे करने से पीछे वो कभी नहीं हटते हैं। अब जो ट्रेड वाले लोग हैं, एकेडमिक अगर उनका कमज़ोर है, वहाँ पर अगर वो डिज़र्व करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है और वो डिज़र्व करते हैं, तो उनका एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के बाद वो एस्पास वीज़ा के लिए भी डिज़र्व कर सकते हैं और कई लोग ऐसी प्रोफाइल्स में एस्पास वीज़ा लेते भी हैं। तो जो स्किल प्रोफाइल है, स्किल प्रोफाइल के लिए फिर उनकी सैलरी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी हो जाती है और एस्पास वीज़ा के लिए मिनिमम सैलरी 2500 सिंगापुर डॉलर होती है, ये सबको पता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है, अगर मैं ओवर टाइम की बात करूँ वर्कर के लिए, किसी भी सेक्टर में वर्कर के लिए, चाहे वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में भी अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ क्लीनर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर उसमें कोई ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं होती है, बट मान लीजिए अगर हाउस कीपिंग में कहीं पर क्लीनर की रिक्वायरमेंट है या फिर कंपनी के अंदर फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, वर्कर की रिक्वायरमेंट है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, मैसन के साथ में रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए रिक्वायरमेंट, उसमें इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर की रिक्वायरमेंट्स है, फैक्ट्री वर्कर है, क्वालिटी के साथ में कोई बंदा काम कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मीन्स किसी भी टाइप का हेल्पर होना, हेल्पर कैटेगरी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी में बहुत ही सिंपल फंडा है। बंदा एक कैंडिडेट होना चाहिए, 20 साल से लेकर 33-34 साल की एज होना चाहिए, पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, इंग्लिश मीन्स टूटी फूटी आना चाहिए, बोल सकते हैं, एवरेज इंग्लिश होगी काम चल जाएगा, एक्सेलेंट होगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा, और कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, टीबी खासतौर से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट की बात करें तो कम से कम 50 किलो का वजन होना चाहिए, मैक्सिमम 85 या 90 kg वजन होना चाहिए, कोई पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बस इतनी चीज़ें होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली बंदा डिजर्व करता है और उसका सिलेक्शन हो सकता है और फ्यूचर में उसको फिर अच्छा स्कोप मिल सकता है अगर वो लॉन्ग टाइम काम करता है और अपने आप को अपग्रेड करता है। तो ओवर टाइम मिला के लगभग 800, 900, 1000, 1100, 1200 डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो अगर डिजर्व करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ पोजीशंस ऐसी भी हैं जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स आती हैं और वो टाइमली आएंगी। अभी हमारे पास में इसकी इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, इसकी वैकेंसी अभी हमारे पास में आने वाली है, और डीजल मैकेनिक है, इसकी वैकेंसी हमारे पास में आने वाली है, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे अभी जेसीबी ऑपरेटर है, इसकी वैकेंसी भी, मीन्स 3 या 4 प्रकार की वैकेंसीज और ऐड होने वाली हैं। इन प्रोफाइल्स के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट सीएनसी ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो इन वैकेंसीज़ के लिए हम बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर किसी को अप्लाई करना है तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं। अगर आपको अप्लाई करना है आप ऑफिस में आइए, कंसल्ट कीजिए, आपके डाउट्स को पुट कीजिए, अपने सिचुएशंस को पुट कीजिए। अगर मैच करता है, इंटरेस्ट जागृत होता है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप अप्लाई कर दीजिए, फाइल सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अभी मेरी ऑफिस में अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, शायद आने वाले टाइम पर आपको रेयर ही मैं ऑफिस में मिलूँ, लेकिन आप सबके काम के लिए मैं डेफिनेटली पूरा प्रयास करूँगा। चाहे मुझे ऑफिस से बाहर 100% में से अगर 70%, 80% भी आउट ऑफ ऑफिस रहना पड़े तो भी डेफिनेटली ये आप सबके फेवर में रहेगा। अगर मैं किसी देश में विजिट करता हूँ मैं, इट मीन्स कि मैं उन एम्प्लॉयर्स को पास से देखना चाहता हूँ मैं जिनके यहाँ पे आप एक्चुअली काम करने वाले हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो जहाँ पर हम फोकस करेंगे। डेफिनेटली उन सभी देशों में मेरी विजिट्स 100% होने वाली है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ मैं सिचुएशंस नॉर्मल होने का। सो जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग हमारे ऑफिस में विजिट करें, हमारे कलीग्स से मिलें, अगर मैं मिलता हूँ तो मेरे से मिलें, कंसल्ट करें, पॉइंट्स रखें, जो सिचुएशंस हैं वो रखें, डाउट्स क्लियर करें।
अप्लाई करें, फाइल सबमिट करें। समय जो है वर्क परमिट का 90 डेज के अंदर काम हो जाएगा। अगर हम प्रोफाइल्स में कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढें तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन काम ज़रूर होगा। कभी कभी 60 दिन के अंदर भी काम हो सकता है। और जो जो कंडीशंस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कलीग भी आपको शेयर करेंगे और मैं भी शेयर करूंगा। और अभी से मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं, कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर एनरोल हो जाते हैं उनको मैं खुद का नंबर तो देते ही देता हूं, मैं साथ साथ में उनको एक टाइमली अपडेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज के माध्यम से हर एक अपडेट का उनको अपडेट मिल जाएगा, चाहे वो कभी कभी अपडेट हो। एक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा ब्रॉडकास्टिंग मैसेज से उनको 100% पूरा अपडेट मिल जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक कैंडिडेट को टाइमली मैसेज जाएगा और जो भी उनका अपडेट्स होगा, अगर पार्टिकुलर उनका अपडेट है तो उनको सेपरेट मैसेज जाएगा, और अगर कॉमन अपडेट है वो सबका मैसेज सभी को जाएगा। अब यहाँ पर इंटरव्यूज़ की बात रहेगी तो कलीग से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ जो भी होंगे जूम माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से होंगे, जूम एप्लीकेशन या फिर गूगल मीट के माध्यम से भी होंगे। सो जो भी होगा हम आपको टाइमली अपडेट करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑफिस आएँ, विजिट करें, प्रोसेस को समझें, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों वर्कर के लिए डेफिनेटली बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं नंबर्स की तो नंबर्स डेफिनेटली एस पास की तुलना में 10 गुना भी बोलेंगे तो शायद कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। कई कंपनीज हैं जिनके पास में बैडली रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं वर्कर्स को बुलाने के लिए, लेकिन जो पैरामीटर होता है ऑब्वियसली उसको ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग करना, उनको चेक करना, फिल्टर करके ही वो बुलाएंगे। जो रिलेवेंट होंगे उन्हीं को बुलाना होगा, लेकिन जो हमारे पास आएंगे उनको हम ऑब्वियसली कनेक्ट करेंगे कंपनी के साथ में, तो उनका काम जल्दी हो सकता है। और वैकेंसीज़ की क्वांटिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर्विस चार्ज काफ़ी कम हो रहा है पहले की तुलना में। अगर 50% जैसा हो रहा है तो 100% बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जो उनके बजट में नहीं था वो बजट में भी आने वाला है। पहले सिंगापुर का नाम सुनने पर लोग प्लान करके तो आते थे, लेकिन बजट की वजह से प्लानिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ये है कि वो बजट के हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं। अभी वो सोच सकते हैं कि हाँ सिंगापुर वो जा सकते हैं अगर बजट कम था तो। और बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पासपोर्ट में वैलिडिटी होना चाहिए, मेल फीमेल, वर्क परमिट में सिर्फ मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, पुलिस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी बेसिक क्राइटेरिया और कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बात करना आना चाहिए। दोस्तों ये जो बेसिक क्राइटेरिया वो कहीं पर भी जाओ डेफिनेटली सेम टू सेम अप्लाई होंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। जितने ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित होंगे उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।